नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय वाकई बहुत खास और रोमांचक है। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो प्राचीन भारत के सबसे महान शिक्षा केंद्रों में से एक की कहानी बयां करता है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सीधे इस अविश्वसनीय यात्रा में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, 90 लाख, जी हां 90 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक अकल्पनीय और दिल दहला देने वाली त्रासदी है कि 90 लाख प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों का एक अनमोल खजाना हमेशा हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दिया गया। ये उस महान तबाही के विशाल पैमाने को दिखाता है जिसने एक समय पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। और ये सब हुआ कैसे? एक ऐसी खौफनाक आग की वजह से जो बिना रुके लगातार 3 महीनों तक जलती रही। सोचकर देखिए, 3 महीने। यह सिर्फ ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं जल रही थी, बल्कि ये पूरी मानवता की प्राचीन वैज्ञानिक और दार्शनिक विरासत का विनाश था। आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक का वो गहरा ज्ञान जो सदियों की कड़ी मेहनत से जुटाया गया था, सब राख हो गया। 5वीं शताब्दी में प्राचीन मगध साम्राज्य, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, वहां इस अद्भुत ज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी। और आपको पता है, ये दुनिया का सबसे पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी आवासीय विश्वविद्यालय था। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस संस्था की ये शानदार यात्रा 5वीं सदी में मगध में शुरू होती है। फिर 8वीं और 9वीं सदी में पाल राजवंश के दौरान ये अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचती है। इसके बाद 1193 ईस्वी में आक्रमणकारियों के हाथों इसका दुखद विनाश होता है। और फिर एक लंबी खामोशी के बाद साल 2014 में इसके आधुनिक स्वरूप में फिर से शुरू होने की कहानी सामने आती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 8वीं और 9वीं शताब्दी के उस सुनहरे दौर में हमने प्रवेश किया जब पाल राजवंश के सपोर्ट से ये विश्वविद्यालय खूब फला फूला। इस दौरान नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में शिक्षा की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका था। आप कल्पना कीजिए, उस स्वर्ण युग में सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आते थे। और यहां क्या नहीं पढ़ाया जाता था? चिकित्सा, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, ग्रामर, लॉजिक और बौद्ध तथा भारतीय दर्शन। ज्ञान का लिटरली हर एक पहलू यहां मौजूद था। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, यहां एडमिशन पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। प्रवेश के लिए होने वाले इंटरव्यू इतने ज्यादा मुश्किल और कॉम्पिटिटिव होते थे कि आप उनकी तुलना आज के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIM या दुनिया की किसी भी आईवी लीग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। केवल जो सबसे ब्रिलियंट दिमाग वाले छात्र होते थे, बस वही यहां एंट्री पा सकते थे। और जो किस्मत वाले छात्र वो एंट्रेंस पास कर लेते थे ना, उन्हें ऐसे ऐसे गुरुओं से सीखने का मौका मिलता था जिनके बारे में हम आज किताबों में पढ़ते हैं। भारतीय गणित के प्रणेता और जीरो यानी शून्य का आविष्कार करने वाले महान आर्यभट्ट वो खुद 6ठी शताब्दी के दौरान यहां पढ़ाते थे। इसके अलावा छात्रों को धर्मपाल और शीलभद्र जैसे बेहद सम्मानित बौद्ध गुरुओं का मार्गदर्शन भी मिलता था। अब जरा उस विशाल लाइब्रेरी के बारे में सोचिए जिसे धर्मगुंज या सत्य का पर्वत कहा जाता था। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। इसमें 3 बहुत ही बड़ी बहुमंजिला इमारतें थी, जिनमें से एक तो पूरी 9 मंजिला ऊंची थी। ये बौद्ध ज्ञान और सबसे पवित्र ताड़ के पत्तों वाली पांडुलिपियों का उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्ध खजाना था। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुनहरे दौर का एक अंत भी होता है। साल 1193 ईस्वी, ये वही साल था जब इस सुनहरे युग पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लग गया। और ये वही समय है जो इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में बताई गई उस भयानक आग वाली घटना से जाकर जुड़ता है। इतिहास बताता है कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा पर हमला बोल दिया। उन्होंने पूरे कैंपस में भारी लूटपाट की, उन विशाल और अनमोल पुस्तकालयों में आग लगा दी और वहां रहने वाले भिक्षुओं को बेरहमी से खदेड़ दिया। महज एक ही घटना ने सदियों पुराने इस महान ज्ञान के केंद्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज्ञान को शायद जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी लौ को हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता है। अब हम सीधे 21वीं सदी में छलांग लगाते हैं, जहां इस ऐतिहासिक विरासत को फिर से जिंदा करने के मॉडर्न प्रयास शुरू हुए। ये असल में एक नई उम्मीद की कहानी है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, एक पूरी प्रक्रिया थी। साल 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे फिर से स्थापित करने का विजन दुनिया के सामने रखा। फिर 2010 में संसद से एक ऑफिशियल बिल पास हुआ।
2014 में एक अस्थायी जगह से धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुई और अब हाल ही में 100 एकड़ के एक बिल्कुल नए इको फ्रेंडली कैंपस का उद्घाटन भी हो चुका है। अगर हम प्राचीन काल और आज के स्वरूप की तुलना करें तो चीजें काफी साफ हो जाती हैं। एक तरफ वो प्राचीन धर्मगुंज था जहां 3 विशाल इमारतों में 90 लाख ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां रखी हुई थीं, और वहीं दूसरी तरफ हमारा नया कैंपस है जो प्राचीन वास्तु के हिसाब से तो बना ही है, साथ ही पूरी तरह से इको फ्रेंडली और नेट जीरो कार्बन वाला है। इसकी मॉडर्न लाइब्रेरी में भी एक साथ 3 लाख किताबों को रखने की कैपेसिटी है। आज की इस मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी में कई बहुत ही अहम विषयों पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि बौद्ध और ऐतिहासिक अध्ययन, इकोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और यहाँ तक कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का अध्ययन भी इसमें शामिल है। ये साफ दिखाता है कि कैसे ये नया संस्थान बिल्कुल प्राचीन नालंदा की ही तरह दुनिया भर के अलग अलग विषयों को एक साथ लेकर चलने की अपनी उस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या धर्मगुंज के उन जलकर राख हो चुके रहस्यों की कभी सच में भरपाई की जा सकती है, या फिर नालंदा की असली विरासत कोई इमारत नहीं बल्कि ज्ञान का वो असीम और न रुकने वाला प्रवाह है जो सदियों बाद आज फिर से अपना रास्ता बना रहा है। शिक्षा की इसी अद्भुत ताकत पर विचार करते हुए हम आज का यह सफर यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, ज्ञान की खोज कभी रुकनी नहीं चाहिए।